गुड मॉर्निंग बच्चों। कल तक अपन ने प्लेटो की शिक्षा योजना में उसकी विशेषताएं, उस पर पड़ने वाले प्रभाव और वह कितने चरणों में दी जा रही थी, कितने स्तरों पर दी जा रही थी, इसकी बात की। यानी संपूर्ण शिक्षा योजना, शिक्षा पद्धति के बारे में जाना जो प्लेटो ने प्रस्तुत की। उसी शिक्षा योजना की आज अपन आलोचना पढ़ेंगे कि आलोचकों ने, जो प्लेटो द्वारा यह शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई थी, उसकी क्या क्या कहकर आलोचनाएं की है। तो प्लेटो की शिक्षा योजना की आलोचनाओं का वर्णन या विवरण इस प्रकार से। पहली जो आलोचना आलोचकों ने उसकी की वो यह कहकर की कि यह एक संकुचित, अप्रजातांत्रिक और असमान योजना है। अर्थात जब समाज में आप किसी वर्ग विशेष को छांट कर केवल उसके लिए ही शिक्षा का प्रावधान करते हैं तो वह प्रजातांत्रिक नहीं हो सकती। प्रजातंत्र के समानता पर आधारित सिद्धांत की विरोध में भी है और साथ ही आप समूचे राज्य और समाज में से किसी वर्ग विशेष हेतु ही यह शिक्षा का प्रावधान रखेंगे तो वह संकीर्ण और संकुचित भी होगी। दूसरी उसकी आलोचना कि गणित पर ज़रूरत से ज़्यादा बल देना असंगतिपूर्ण। प्लेटो ने अपनी इस शिक्षा योजना में गणित से ज़रूरत से ज़्यादा बल दिया था। उसने अपने अकादमी के बाहर भी लिखाया हुआ था कि गणित के ज्ञान के बिना इस अकादमी में प्रवेश लेना निषेध है। इस प्रकार आलोचकों का मानना था कि किसी भी शिक्षा पद्धति में सभी विषयों को समान रखते हुए यदि शिक्षा दी जाए तो वह अधिक लाभकारी हो सकती है, न कि किसी विषय विशेष पर बल देने वाली शिक्षा। तीसरी शिक्षा योजना की आलोचना जो आलोचक करते हैं कि कला और साहित्य पर कठोर राजकीय नियंत्रण अनुचित। हम भी समझ सकते हैं कि जब कला और साहित्य जैसी विधाओं पर कठोर राजकीय नियंत्रण रहेगा तो वह अपने मूल रूप में, वास्तविक रूप में किस प्रकार से विकसित होंगी यह कहना मुश्किल है। स्वयं बार्कर ने भी लिखा कि किसी भी नैतिक उद्देश्य के लिए राज्य के पाश में जकड़ी हुई कला भावनाओं को स्पर्श नहीं कर सकेगी। अगली आलोचना जो इसकी की जा रही है शिक्षा योजना की वह यह है कि यह एक अत्यधिक लंबी और खर्चीली पद्धति है। आपने जब शिक्षा योजना आगे पढ़ी तो देखा कि 6 वर्ष की आयु से शुरू होकर 50 वर्ष तक चलने वाली यह योजना वास्तव में बहुत ही लंबी अवधि की है। और यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि 6 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक क्या नागरिक निरंतर इस तरह की शिक्षा ले पाएगा? क्या यह व्यवहारिक है? फिर यदि ऐसा हो भी जाता है तो क्या 50 वर्ष के बाद किसी भी नागरिक में इतनी क्षमता, इतना उत्साह, इतनी ऊर्जा बचेगी कि वो उसके आदर्श राज्य की बागडोर संभालने में सफल होगा? साथ ही जब 6 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक यह शिक्षा योजना चल रही है तो खर्चीली भी होगी ही। अगली जो आलोचना है वह यह कहकर की जा रही है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास में राज्य को अधिक महत्वपूर्ण देना अन्यायपूर्ण। व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास से राज्य को अधिक महत्व देना अन्यायपूर्ण है। प्लेटो ने अपनी समुचित शिक्षा योजना में अपन ने देखा कि जब वो शिक्षा किसी भी विषय की दे रहा है तो उसमें व्यक्ति केंद्र नहीं है वरन राज्य केंद्र है। अर्थात शिक्षा दी नागरिक को जा रही है
परंतु दी राज्य के लिए दी जा रही है। ऐसे में ऐसा करके वह व्यक्ति के वैयक्तिक विकास को बढ़ावा न देकर उस पर भी राजकीय नियंत्रण लगाने वाला लग रहा है। अगली जो आलोचना वो यह कहकर की जा रही है कि इस शिक्षा योजना में राज्य के लिए व्यक्ति के गुणों की व्यक्ति के गुणों की विविधता को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है। यानी शिक्षा योजना में प्लेटो को जो जो विषय पढ़ाने थे वो उसने प्रस्तुत किए, वो ही उसने पढ़ाने के लिए रखे, न कि नागरिकों की रुचि अनुसार उसने विषयों को इस शिक्षा योजना में प्रस्तुत किया या रखा। अगली जो आलोचना है वो यह है कि यह आत्मनिर्भरता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है, क्योंकि इसमें स्वतंत्र होकर नागरिक अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पा रहा है, वरन पूरी तरह से राजकीय नियंत्रण में रहते हुए शिक्षा प्राप्त कर रहा है। ऐसे में प्लेटो व्यक्तियों के व्यक्तित्व का स्वतंत्र वातावरण में विकास की अवहेलना कर रहा है। अगली जो आलोचना इसकी यह कहकर हो रही है कि यह पद्धति पूरी तरह से विरोधाभासपूर्ण प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें एक तरफ तो कहा जाता है कि उचित या समुचित शिक्षा योजना द्वारा आदर्श राज्य का निर्माण किया जाएगा, और दूसरी तरफ वह यह कहता है कि उसका एक आदर्श राज्य होगा जिसमें वह एक समुचित राज्य नियोजित नियंत्रित शिक्षा योजना का क्रियान्वयन करेगा। तो यहाँ यह समझना मुश्किल हो रहा है कि पहले आदर्श राज्य की स्थापना होगी या पहले शिक्षा योजना का क्रियान्वयन होगा। अगली जो उसकी आलोचना है, जो अंतिम आलोचना अपन कर रहे हैं, आलोचका ने जो की है और अपन पढ़ने जा रहे हैं कि राज्य को अत्यधिक महत्व देना अधिनायकवाद को और निरंकुशता को बढ़ावा देने वाला है। यानी यह संपूर्ण शिक्षा योजना में नागरिक को गौण और राज्य को सर्वे सर्वा रखते हुए सब कुछ उसके लिए ही करना, इसकी शिक्षा योजना में अधिनायकवाद को बढ़ावा देने वाला प्रतीत हो रहा है। ऐसा कहकर आलोचक इसकी आलोचना कर रहे हैं। इस प्रकार प्लेटो की इस शिक्षा योजना की ये आलोचनाएं आलोचकों ने प्रस्तुत की हैं। सार रूप में यदि संपूर्ण शिक्षा योजना के बारे में मैं आपको बताऊं बच्चों, तो आपको यह निष्कर्ष रूप में लिख सकते हैं कि समूची शिक्षा योजना का निर्माण का उद्देश्य उसका था दार्शनिक शासक का निर्माण करना, और उस हेतु उसने अपनी पूरी शिक्षा योजना को 2 भागों में बांटा। प्रारंभ में 6 से 20 तक, द्वितीय में 20 से 35 तक, और द्वितीय स्तर में ही अगले भाग में 35 से 50 तक। उपरोक्त दोनों स्तरों पर या तीनों स्तरों पर दी जाने वाली शिक्षा में मुख्य रूप से उसने नागरिकों में तर्क, विज्ञान, गणित, दर्शन, द्वंद्व आदि प्रमुख विषय रखे, और हर स्तर पर उसके द्वारा नागरिकों को परीक्षा में पास होने के बाद उच्च स्तर में प्रवेश दिया, और जो प्रारंभिक शिक्षा तक ही रह गए उनको सैनिक शिक्षा देते हुए सैनिक वर्ग का निर्माण किया, और जो वहाँ पे भी सफल नहीं हुए उसके द्वारा उसने एक उत्पादक वर्ग बनने की बात कही। और अंततः जो उच्च शिक्षा को भी पूरी पढ़ने के बाद यानी 50 वर्ष के बाद जो संरक्षक वर्ग में से सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ विवेकशील व्यक्ति तैयार किया, वो उसका दार्शनिक शासक बनने के